हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज़ का लास्ट पार्ट। उसके बाद में हम देखेंगे ह्यूमन डिजीज़ टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर। मैं आपके लिए लेके आऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ के बारे में, और हमने देखा था हेलमिंथिस के द्वारा प्रसारित की जाने वाली डिजीज़ के बारे में। और आज हम देखेंगे कवक जनित रोगों के बारे में। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का पहली डिजीज़ का नाम है कवक जनित रोग है दाद। इस रोग के रोग कारक को बोलते हैं ट्राइकोफाइटन। क्या बोलते हैं? ट्राइकोफाइटन। और इस रोग का प्रसार किस प्रकार होता है? इस रोग का प्रसार होता है रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को प्रयोग में लेने से होता है। तो हमें इस रोग के रोगी की वस्तुओं को प्रयोग में लेने से बचना चाहिए। और यह रोग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और कवक जनित रोगों का बचाव ही उपचार है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़, जिसका नाम है एथलीट फुट। तो दूसरा कवक जनित रोग क्या है? एथलीट फुट। तो इस रोग का रोग कारक क्या होगा? टीनिया पेडिस। और एथलीट फुट के रोग कारक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस। और इस रोग में भी रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को प्रयोग में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उनसे इस रोग का प्रसार होता है। और तीसरा कवक जनित रोग है दमा। दमा का रोग कारक क्या होगा बच्चों? दमा का रोग कारक होता है एस्परजिलस फ्यूमिंगेटिस। और दमा में प्रभावित अंग होता है मनुष्य का श्वसन तंत्र। इसमें भी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए और उसकी वस्तुओं को प्रयोग में लेने से बचना चाहिए। तो ये थे कुछ कवक जनित रोग। अब हम देखते हैं रोगों के बारे में कुछ फैक्ट्स, जहाँ से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला फैक्ट है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी जेम्स सिम्पसन के द्वारा। अब हम देखते हैं कि हेजा तपेदिक बैक्टीरिया की इन रोग कारकों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट है कि पेनिसिलिन जो कि मलेरिया रोग की दवा है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। डीडीटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉल मूलर के द्वारा। और सबसे पहले हार्ट सर्जरी किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है छोटी चेचक का टीका किसके द्वारा बनाया गया? छोटी चेचक का टीका बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग कारक की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस के द्वारा। तो मलेरिया रोग कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रोस के द्वारा। अब हम देखते हैं कि विडाल टेस्ट किस रोग के लिए टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। अब हम देखते हैं डीडीआई और डीडीसी, जो कि एड्स के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। तो डीडीआई और डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीडीआई की होती है डाई डीऑक्सीनोसिन। क्या होती है? डाई डीऑक्सीनोसिन। और डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डाई डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या होती है? डाई डीऑक्सीसाइटिडीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। तो नेक्स्ट है बायोप्सी टेस्ट किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो बायोप्सी टेस्ट किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। किसके लिए किया जाता है? कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है बायोप्सी टेस्ट। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया रोग का परजीवी। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया एक वायरस है, और वायरस एक परजीवी जीव होता है जो अन्य जीवों के शरीर में पनपता है। तो
प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया रोग का परजीवी। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। प्लाज्मोडियम किस प्रकार से काम करता है। ये मनुष्य में तो अलैंगिक चक्र में अपना जीवन पूरा करता है और मादा एनाफ्लीज में लैंगिक चक्र के रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो मनुष्य में तो अलैंगिक चक्र और मादा एनाफ्लीज मच्छर में लैंगिक चक्र के रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसकी संक्रामक अवस्था को कहा जाता है स्पोरोजोइट। क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र वो प्रणाली होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है। तो प्रतिरक्षा किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिरक्षा कहते हैं रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, तो जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी में होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में? प्रतिरक्षा तंत्र का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसको नाम है लसिकांग। लसिकांग वे अंग होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर होती हैं। तो लिम्फोसाइट सेल कहाँ मैच्योर होती हैं? लसिका अंगों में। और लसिकांग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसिकांग और द्वितीयक लसिकांग। तो प्राथमिक लसिकांग के बारे में देखते हैं हम। तो टी व बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन सेंटर क्या होता है? प्राथमिक लसिकांग होता है। और इसको बोलते हैं हम थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि या ट्रेनिंग सेंटर। थाइमस और ग्रंथि या इसका ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं किसको? थाइमस ग्रंथि का। किसका? टी व बी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है? थाइमस ग्रंथि। और इसको बोलते हैं द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं द्वितीयक लसिकांग। तो द्वितीयक लसिकांग में इसमें मैच्योर टी सेल्स रक्त में मुक्त हो जाती हैं। और मैच्योर टी सेल्स कहाँ मुक्त होती हैं स्टूडेंट्स? ये रक्त में मुक्त होती हैं। और द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या आते हैं? प्लीहा, लसिका गांठें, जो कि द्वितीयक लसिका अंग कहलाते हैं, जहाँ पर एंटीजन से प्रतिरक्षा अनुक्रिया अर्जित होती है। एंटीजन से जो कि हमारी बॉडी में अटैक करता है एंटीजन, उससे प्रतिरक्षा की अनुक्रिया कहाँ अर्जित होती है? सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में, जो कि होते हैं प्लीहा और लसिका गांठें। तो रक्त में उपस्थित प्रतिजन, जिसको हम विदेशज पदार्थ भी कहते हैं। तो विदेशज पदार्थ किसे कहा जाता है? रक्त में उपस्थित प्रतिजन को विदेशज पदार्थ कहा जाता है। ये प्रतिजन प्लीहा से ही गुजरते हैं। प्लीहा ग्रंथि रक्त का इम्यून फिल्टर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लीहा ग्रंथि रक्त का इम्यून फिल्टर होता है। और मानव शरीर में लसिका उत्तक का 50% भाग मानव शरीर में लसिका उत्तक शरीर का 50% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है बच्चों? 50% हिस्सा होता है। और अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट, एन के सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एमेच्योर थाइमोसाइट्स व आरबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो बोन मैरो में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का होता है, एन के सेल्स का होता है, ग्रेनुलोसाइट्स का होता है और एमेच्योर थाइमोसाइट्स का होता है। वह आरबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? आरबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगी ह्यूमन डिजीज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।